हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अब चाहे वो छोटे एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो बड़े एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। हमें लगता है कि ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, पर ये इजी क्वेश्चंस ही हमारे सिली मिस्टेक्स कहलाते हैं जब हम एग्ज़ाम के टाइम पे गलतियाँ करके आते हैं। ये छोटे-छोटे या फिर इजी क्वेश्चंस भी हम गलती कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है हमारे लिए। हम ऐसे ही आज क्वेश्चन करेंगे और आप भी इसको एनालाइज़ करिए और आप आंसर देते रहिए। देखिए कितने आंसर्स आपके सही होते हैं, ठीक है? तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, स्थायी अध्यक्ष ना कि अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी थे। ठीक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से निर्वाचित हुए थे। अब देख लेते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ, जिसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन सा? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कैसे थे? अस्थायी। फिर जाके 11 दिसंबर को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि हमारा आंसर सही है। क्या सही है? राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर को जो है इनको एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का पिता हम सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें कुल 7 मेंबर्स थे। प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर्स थे? कुल 7 मेंबर्स थे। अगर नाम आपको याद होंगे तो आप ये 7 मेंबर्स के नाम बताएंगे कमेंट करके कि वो 7 लोग कौन थे। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना अभी हमने बात करी कि 1946 में हुई थी, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1946 में हुई थी। पहली बैठक जो है 9 दिसंबर को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर को हमारे अस्थायी अध्यक्ष मिले, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो हमारे ऑप्शन है ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाग 3। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इसमें वर्णन किया गया है। ठीक, हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 सबको पता है कि वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, आपके ऑप्शन है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम बताते हैं अभी कि ऑप्शन ए जो सही है, जीवी मावलंकर, जो कि पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ओके, अगर प्रथम महिला अगर हम बात करें तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? अगर प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। ये महिला लोकसभा अध्यक्ष रही पहली। ठीक है, हाल में कौन लोकसभा अध्यक्ष है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में है। जो सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं वो कहाँ है? हमारे दिल्ली में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था?
42वां संविधान संशोधन जो है कब किया गया था? तो ऑप्शन आपका ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1978। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत बहुत सारे सुधार इस समय हुए थे, इसीलिए इसको 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, 1976 के संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो आपातकाल की घोषणा ऑप्शन है आपके ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा और डी संसद। तो हमारा आंसर होगा बी राष्ट्रपति। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ओके, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है। दूसरा होता है राज्य में आपातकाल लगाना, मतलब राज्य पे राष्ट्रपति शासन लागू करना। और तीसरा क्या आता है? वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं। अभी जो राष्ट्रीय स्तर पे जो आपातकाल लगाया गया है वो लगाया गया है 1975 में, इंदिरा जी के टाइम पे। इसके बाद अभी तक राष्ट्रीय आपात नहीं लगा है। जो वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक, तो हमने ये देख लिया, हमारा आंसर बी सही था, राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आप सबको पता होगा कि कौन सी नदी है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा। गंगा की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम होता है उत्तराखंड से। आपको पता ही होगा उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका उद्गम हम ये देख लेते हैं पहले कि इसका उद्गम उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड से होता है। और इसके बाद उत्तराखंड से होता है, इसके बाद ये नदी बहती हुई कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप कमेंट करके बताएंगे कि वो 8 राज्य कौन से हैं जहाँ से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। और मैं बता देता हूँ आपको, वैसे भी आप लिख सकते हैं इसको। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो आप इसको लिख सकते हैं कि कौन से 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत आप सभी को पता होगा, माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसमें से आपको कौन सा आंसर है वो सही बताएंगे आप लोग। देखो, यूपी जो है, यूपी में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यूपी में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो आंसर हमारा सी सही होगा। राजस्थान जो है, राजस्थान का क्षेत्रफल देश में सबसे ज़्यादा है। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके मुझे पहले बताएंगे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जल्दी कमेंट करिए।
फिर हम इसका आंसर देंगे। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं पहले ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो क्या है? ऑप्शन ए गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। अब अधिकतर हम लोग दो में कंफ्यूज होते थे, गोवा और सिक्किम में। गोवा और सिक्किम में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि गोवा छोटा है या सिक्किम छोटा है। तो मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि सिक्किम में जो है जनसंख्या सबसे कम है। जनसंख्या के मायने में सिक्किम जो है वो सबसे छोटा राज्य है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है सिक्किम में। पर गोवा जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। ओके, तो हमारा आंसर आपने देख ही लिया कि गोवा है। ठीक, चलते आगे हम। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। 365 दिन 5 घंटे समथिंग लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो पहली नदी घाटी परियोजना थी ऑप्शन सी दामोदर घाटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सोना, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी हीरा। तो हमारा अब जो आंसर सही है वो है ऑप्शन बी कोयला। कोयला ब्लैक गोल्ड कहलाता है। कोयले को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये एक आधारभूत उद्योग है और बहुत सारे उद्योगों को ये रॉ मटेरियल्स प्रदान करता है, तो इसलिए ब्लैक गोल्ड क्या हो जाएगा? कोयला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का दूध का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत के दूध का कटोरा हरियाणा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत अच्छी एक नस्ल की भैंस है और दूध के उत्पादन में भी अच्छा योगदान रहा है हरियाणा का, तो इसलिए हम हरियाणा को दूध का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली आप सबको पता होगा कि केरल में स्थित है साइलेंट वैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड एवरीवन कैन डू दिस, और सब कर सकते हैं इसको। और हमारे ऑप्शन है CO2, ऑप्शन ए जो है वो CO2, ऑप्शन बी कहता है कि H2O, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी HCl। तो हमारा आंसर होगा H2O। बी ऑप्शन सही है, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो है फीमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आंसर, क्योंकि इजी है ये क्वेश्चंस, गलत नहीं होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ऑप्शन आप बताएंगे कि कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया आर्थिक नीति LPG भारत में कब लागू हुई? देख लेते हैं पहले LPG क्या थी। LPG ये 1991 की बात है। तो नया आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बी सही है, 1991 में। LPG का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। मीन्स उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये इस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे इस समय हमारे वित्त मंत्री। और देश की ऐसी हालत हो गई थी, इतना बड़ा आर्थिक संकट आ गया था भारत पे कि कुछ ही दिन के लिए सिर्फ पैसे बचे थे भारत के पास, 10 से 15 दिन के लिए। इसके बाद भारत में बहुत बड़ी आर्थिक संकट आने वाली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे वित्त मंत्री थे और उन्होंने बहुत अच्छे से, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने अच्छे से सिचुएशन को समझा और एलपीजी जैसी चीज़ें लाई, और जिसके कारण हमारा देश उस आर्थिक संकट से बच गया। और हम अब उनकी ये बहुत बड़ी योगदान रही भारत के लिए। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इजी क्वेश्चन है, हमको सबको पता है कि ए जो है सही है, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये भी बहुत इजी है क्योंकि अभी हम देख के आ रहे हैं। तो आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी स्थापना अभी आपने देखा कब हुई थी?
1935 में। ओके, आगे देखते हैं हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध आप सबको पता होगा कि ये संबंध है कृषि से, और सबसे ज़्यादा फायदा किन फसलों को हुआ, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल की फसलों को सबसे ज़्यादा इससे फायदा हुआ। बाकी दलहन में आज भी हरित क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि दलहन का उत्पादन उस मात्रा में नहीं बढ़ा जिस मात्रा में गेहूं और चावल बढ़े हैं। जिस मात्रा में गेहूं और चावल बढ़े उस मात्रा में अभी तक भी ये नहीं बढ़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो जीडीपी का पूर्ण रूप होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या दिखाता है, जीडीपी क्या दिखाता है कि एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, जिनका भी उत्पादन हुआ है, उनका मूल्य और सेवाएं जो भी दी गई हैं, लाइक हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, जो भी डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इनकी सबकी सेवाओं को भी इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, तो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में भारत में साइमन कमीशन आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। कब शुरू होता है, हमारा ऑप्शन बी सही है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। इसमें ही गांधी जी ने कहा कि करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया। कब दिया, भारत छोड़ो आंदोलन में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था, तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ था 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज था, रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों के साइड से लड़ रहा था, और हमारे साइड से कौन लड़ रहा था, सिराजुद्दौला, मतलब बंगाल में के जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। वो तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी, और इसमें जीत होती है रॉबर्ट क्लाइव की, जिसमें अंग्रेजी सत्ता पूरी तरीके से स्थापित हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, हमारे ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि नेहरू जी थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। इसका उद्देश्य था, इसका पर्पस क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति रहे और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना यूएनओ का क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, इसकी स्थापना 1945 में, तो ऑप्शन बी हमारा सही, 1945। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं। हमारा ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है हर 5 वर्ष में, ऑप्शन डी है हर 6 वर्ष में। तो ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन बी सही है, हर 4 वर्ष में ओलंपिक खेल होते हैं। ओलंपिक खेल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक शीतकालीन ओलंपिक होता है और एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आप सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जिसको 1911 में पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी शास्त्री, ऑप्शन सी गांधी, और ऑप्शन डी पटेल। तो हमें सबको पता है कि ऑप्शन सी सही है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है
जय जवान जय किसान का नारा दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ये नोबेल पुरस्कार उनको 1913 में मिला था। उनकी कृति जो कि पोएम के कलेक्शन थे और वो उसका नाम था गीतांजलि। इनको गीतांजलि के लिए जो है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि क्षेत्र कौन सा था? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि 1913 में दिया गया था। कौन किसको दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो अपना भारत है।